नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए दो बहनें उपन्यास का चतुर्थ अध्याय, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। शर्मिला शशांक को बुलाकर कहती है कि जिस बात पर वह मचलेगी तुम उस पर ध्यान देने लगो तो चलेगा कैसे। इससे वक्त बेवक्त तुम्हारे काम का नुकसान होता है। शशांक कहता, आह बेचारी बच्ची है, यहाँ कोई उसका संगी साथी नहीं, जरा खेलने खाने का मौका ना मिले तो जिएगी कैसे। यह तो हुआ नाना प्रकार का लड़कपन। उधर शशांक जब कोई मकान बनाने का प्लान बनाता तो उर्मी उसकी बगल में कुर्सी खींचकर बैठ जाती, कहती समझा दो। सहज ही समझ भी लेती। गणित के नियम तो उसे बिल्कुल जटिल नहीं लगते। शशांक अत्यंत प्रसन्न होता, उसे प्रॉब्लम देता, हल कर लाती। कंपनी के स्टील मंच पर शशांक जब काम की देखरेख में निकलता तो वह बैठती, मैं भी जाऊंगी, सिर्फ जाती ही नहीं, माप जोक का हिसाब लेकर बहस भी करती। शशांक पुलकित हो उठता और यही शर्मिला को काफ़ी धक्का लगता। उर्मी के लड़कपन को वह समझती है, गृहस्थी ना चलाने की त्रुटि को भी वह स्नेहपूर्वक सह लेती, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में पति के साथ स्त्री बुद्धि के दुरत्व को उसने स्वयं अनिवार्य मान लिया था। वही उर्मी का अबाध आना जाना उसे जरा अच्छा नहीं लगता। यह तो एकदम हिमाकत है। अपनी अपनी सीमाएं मानकर चलने को ही गीता ने स्वधर्म कहा है। मन ही मन अत्यंत अधीर होकर ही एक दिन उसने उर्मी से पूछा, अच्छा उर्मी, यह सब आंकना माकना हिसाब लगाना तुझे क्या सचमुच अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है दीदी। अच्छा लगता है या उन्हें खुश करने का दिखावा करती है। यही सही, खिलाने पिलाने में सेवा यतन के द्वारा शशांक को प्रसन्न करना तो शर्मिला को अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की खुशी उसकी अपनी खुशी के साथ मेल नहीं खाती। शशांक को बार बार बुलाकर कहती है कि इसके साथ बेकार समय क्यों नष्ट करते हो, उससे तुम्हारे काम का कितना हर्ज होता है। छोटी बच्ची है, यह सब क्या उसकी समझ में आएगा। शशांक कहता, मुझसे कम नहीं समझती, और समझती है इस प्रशंसा से दीदी आनंदित हुई होंगी। नादान। अपने कार्य के गौरव से शशांक ने जब अपनी स्त्री के प्रति मनोयोग को छोटा किया था तब शर्मिला ने उसे अगत्य नहीं मान लिया था। इसने उससे गर्व ही अनुभव किया था। इसलिए इन दिनों अपने सेवापरायण हृदय के दावे को उसने बहुत कुछ कम कर लिया। वह कहती, पुरुष राजा की जाति है, उन्हें बराबर ही दुसाध्य कर्म का अधिकार प्रशस्त करना होता है, नहीं तो वे स्त्रियों से भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वाभाविक माधुर्य और प्रेम के जन्मजात ऐश्वर्य से ही प्रतिदिन संसार में अपने आसन को सहज बनाए रखती हैं। एक समय उसने अपने सेवा जाल से में शशांक को फंसा रखा था। मन में कष्ट होने पर भी उसने उस जाल को शिथिल कर दिया। सेवा भी पर्याप्त करती है, लेकिन अदृश्य नेपथ्य में रहकर। लेकिन हाय, आज उसके पति का यह कैसा प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। रोगशैया से यह सब तो नहीं देख सकती, पर काफी आभास पा जाती है। शशांक का मुंह देखते ही समझ सकती है कि वह हमेशा कुछ अजीब तरह के आवेश में रहता है, और यह रत्ती भर की लड़की कितने समय से इस कर्म कठिन पुरुष को इतनी बड़ी साधना के आसन से विचलित किए दे रही है। शशांक के आहार विहार वेशवास आदि को व्यवस्था में अनेक प्रकार की त्रुटि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो पथ्य उसे विशेष रुचिकर है, खाने के समय अचानक देखा जाता है कि वही अनुपस्थित है। इसकी कैफियत मिलती है, किंतु यहाँ किसी कैफियत को नहीं, आज तक माना ही नहीं गया। ऐसी असावधानता यहाँ अक्षम्य थी, कठोर शासन योग्य मानी जाती थी। इसी विधिवत संसार में आज इतना बड़ा युगांतर उपस्थित हुआ। उर्मी यदि दीदी के निर्देश के अनुसार रसोई घर में बेत के मोड़े पर बैठकर पाक प्रणाली के परिचालन कार्य में नियुक्त होती और साथ ही साथ मिश्रानी जी के पूर्व जीवन की बातों की आलोचना चलती रहती, तो ऐसे ही समय शशांक आकर अचानक कहता, इस समय रहने दो यह सब, क्यों क्या करना है, इस वक्त मेरी छुट्टी है, चलो विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत देखाएं। उसका घमंड देखकर मुझे क्यों हंसी आती है, तुम्हें समझा दूंगा। और इतने बड़े प्रलोभन से कर्तव्य को छोड़कर जाने के लिए उर्मी का मन तत्क्षण चंचल हो उठता। शर्मिला जानती है कि पाकशाला से उसकी बहन के अंतर्धान हो जाने के बाद भी भोजन की उत्कृष्टता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज आराम की बात उठाने से क्या फायदा। पति बिना आराम के भी तो प्रसन्न है। इसी और शर्मिला के मन में अशांति का प्रवेश हुआ। रोगशैया पर करवट बदलती हुई वह बार बार अपने आप से कहती रही, मरने से पहले यह बात समझ ही गई और सब कर सकी हूँ, सिर्फ प्रसन्न ही नहीं कर सकी।
सोचा था उर्मिमाला के भीतर अपने आप को देख सकूंगी, लेकिन यह तो दूसरी तरह की लड़की है। ये उसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकूंगी। मैं चली जाऊंगी तो सिर्फ नुकसान ही होगा, लेकिन वह चली जाएगी तो सब शून्य हो जाएगा। सोचते सोचते अचानक याद आ गया कि जाड़ों के दिन आ रहे हैं, गर्म कपड़ों को धूप में देना चाहिए। उर्मी उस समय शशांक के साथ पिंग पोंग खेल रही थी। उसे बुला भेजा। बोली, उर्मी यह लो चाबी, गर्म कपड़ों को छत पर फैला दो। उर्मी ने भी अलमारी की चाबी लगाई ही थी कि शशांक ने आकर कहा, वह सब बाद में होगा, बहुत समय पड़ा है, खेल खत्म कराऊं। लेकिन दीदी, अच्छा दीदी से छुट्टी मांगे लाता हूँ। दीदी ने छुट्टी दे दी और उसके साथ ही बड़ी एक दीर्घ निश्वास भी ली। दासी को बुलाकर कहा, जरा रख दो मेरे सिर पर ठंडे जल की पट्टी। यद्यपि बहुत दिनों के बाद एकाएक छूट पाकर उर्मी अपने आप को भूल सी गई थी, तथापि किसी किसी दिन उसे अपने जीवन की कठोर जिम्मेदारी याद आ जाती। वह तो स्वाधीन नहीं, वह अपने व्रत के साथ बंधी हुई है, उसी व्रत के साथ मिलकर जिस बंधन ने उसे व्यक्ति विशेष के साथ बांध रखा है। उसका अनुशासन तो सिर पर मौजूद है ही, तभी आदमी ने तो उसके दैनिक जीवन की तफसील ठीक कर दी है। उर्मी किसी प्रकार यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसके जीवन पर उस आदमी का अधिकार हमेशा के लिए हो गया। जब नीरद पास था तब स्वीकार करना आसान था, मन में जोर रहा करता। इस समय उसकी इच्छा तो एकदम विमुख हो गई, लेकिन कर्तव्य बुद्धि पीछे पड़ी हुई है। अपने ही किए हुए अपराध को क्षमा करना कठिन हो गया, इसलिए अपराध प्रोत्साहन पाने लगा। पीड़ा पर अफीम की प्रलेप देने के लिए शशांक के साथ खेल कूद आमोद प्रमोद में वह अपने को भुलाए रखने की चेष्टा करती। कहती, जितना समय मिला है छुट्टी का उतने समय तो यह सब कर लूं। अचानक ही किसी किसी दिन जोर से सिर हिलाकर ट्रंक में से बही खाता निकालती और उन पर मगज मारने बैठ जाती। अब शशांक की बारी आती। वह किताबों को खींचकर फिर से बक्स में भर देता और उसी बक्स को दबाकर ऊपर बैठ जाता। उर्मी कहती, जीजा जी, यह तुम्हारा बड़ा अन्याय, मेरा समय तो मत बर्बाद करो। शशांक कहता, तुम्हारा समय बर्बाद करने में मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए जमा खर्च बराबर हुआ। अंत में उर्मी हार मान लेती। यह उसके लिए बहुत आपत्तिजनक है, ऐसा भी नहीं लगता। इस प्रकार बाधा पाकर भी कर्तव्य बुद्धि की मार 5-6 दिन तक लगातार जारी रहती। बाद में उसका जोर कम हो जाता। ऊपर से कहती, मुझे कमज़ोर न समझना जीजा जी, मेरे मन में प्रतिज्ञा मजबूती से बनी हुई है। यानी यहाँ से डिग्री लेकर यूरोप में डॉक्टरी सीखने जाऊँगी, फिर अस्पताल बनाकर उसकी जिम्मेदारी संभालूंगी। और किसकी जिम्मेदारी संभालोगी? वह जो नारद मुखर्जी नाम का एक। शशांक का मुंह बंद करके उर्मी कहती, चुप रहो, यदि यह सब बातें कहोगे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल तकरार हो जाएगी। अपने को उर्मी खूब कठिन करके कहती, मुझे सत्य बनना होगा, सत्य। नीरद के साथ उसका जो संबंध पिताजी स्वयं स्थिर कर गए हैं, उसके प्रति सच्ची ना हो सकने का वह सतीत्व धर्म के विरुद्ध समझती। लेकिन कठिनाई यह थी कि दूसरी ओर से उसको कोई बल नहीं मिलता। उर्मी ने बहुत दिनों तक कॉन्वेंट में पढ़ा था और कुछ हो ना हो अंग्रेजी वह बहुत अच्छी जानती थी। यह बात नीरद को मालूम थी, इसलिए अंग्रेजी में लिखकर उसे अभिभूत करने का प्रण नीरद ने कर रखा था। मातृभाषा में चिट्ठी लिखने से आफत से जी छूटता, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। बड़े बड़े शब्दों का संग्रह करता, भारी भरकम किताबी वाक्यों की योजना करता और इस प्रकार पत्र के वाक्यों को बोरों से लदी हुई बैलगाड़ी की तरह बना देता। उर्मी को हंसी आती और हंसने में भी उसे लाज लगती। अपने ही को तिरस्कार करके कहती, बंगाली की अंग्रेजी में कोई त्रुटि हो तो उसे लेकर नुक्ताचीनी करना बेकार है। देश में रहते हुए आमने सामने बैठकर जब नीरद सदुपदेश दिया करता तो गौरववश उसकी भावभंगी गंभीर उठती। जितना कानों से सुनाई देता उतने से अंदाज में उसका वजन भारी होता, लेकिन लंबी चिट्ठी में अंदाज की गुंजाइश नहीं होती। नीरद का जो भाव नज़दीक रहते समय बर्दाश्त हो गया था, वही अब दूर से सबसे अधिक तकलीफ देता। अरे, यह आदमी हंसना जानता ही नहीं, चिट्ठियों में सबसे अधिक इसका अभाव ही प्रकट होता है। इस बात पे शशांक के साथ उसकी तुलना उसके मन में अपने आप आ उपस्थित होती। कपड़ा खोजते समय बक्से के नीचे उसी का बुना हुआ एक अधबुना जूता निकला। 4 बरस पहले की बात याद आ गई। हेमंत उन दिनों जीवित था। सब लोग दार्जिलिंग गए हुए थे। आनंद और मौज का अंत नहीं था। हेमंत और शशांक ने मिलकर चहल पहल की धूम मचा दी। उर्मी अपनी एक मौसी से बुनाई का एक नया काम सीख कर आई थी। भैया के जन्मदिन पर देने के लिए एक जोड़ा जूता बुनने लगी। शशांक ने मजाक में कहा, भैया को चाहे और जो दो, जूता मत दो। भगवान, मनु ने कहा है, ऐसा करने से गुरुजन का असम्मान होता है। उर्मी ने व्यंग करके कहा, भगवान, मनु ने इस वस्तु का प्रयोग किस पर करने को कहा है?
शशांक ने मुंह गंभीर करके कहा, असम्मान का सनातन अधिकार बहनोई को है। यह मेरा पावना सूद समय तब भारी हो गया है। याद तो नहीं पड़ता? याद पड़ने की बात ही नहीं है। उस समय तुम निहायत नाबालिग थी, इसलिए जिस दिन शुभ लगन में तुम्हारी दीदी के साथ इस सौभाग्यवान का विवाह हुआ था, उस दिन सुहाग रात के कर्णधार का पद तुम नहीं ग्रहण कर सकी। आज उस कर पल्लव की अर्चित कान मलाई इस कर पल्लव रचित जूते के जोड़े में के रूप में मैं ग्रहण कर रही हूँ। इसके ऊपर मेरा दावा है, सो कह देता हूँ। और शशांक का यह दावा मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि यह जूता यथा समय प्रणामी के रूप में भैया के चरणों में ही निवेदित हुआ। उसके कुछ समय बाद उर्मी ने शशांक का एक पत्र पाया। पाकर वह खूब हंसती रही। वह चिट्ठी आज भी उसके बक्से में पड़ी है। आज खुलकर उसने फिर उसे पढ़ा। कल तो तुम चली गई। तुम्हारी स्मृति पुरानी होते न होते तुम्हारे नाम एक कलंक की बात फैल गई। उसे छिपा रखने को मैं अपने कर्तव्य की अवहेलना मानता हूँ। मेरे पैरों में एक जोड़ी ताल तल्ले की चप्पल बहुतों ने देखी है, किंतु इससे भी अधिक उसके छेदों को पार करके निकलने वाली मेरी पदनख पंक्ति को ही लोगों ने देखा, जो मेघ मुक्त चंद्रमाला की भांति दर्शित होती है। आज सवेरे मेरे दफ्तर के वृंदावन नंदी ने जब मेरे चरणों को स्पर्श करके नमस्कार किया, तो मेरी पद मर्यादा की जो विदीर्णता प्रकट हुई, उसकी गौरवहीनता से मेरा मन हिल उठा। मैंने सेवक से प्रश्न किया, महेश, बता सकते हो कि किस अनाधिकारी के श्री चरणों में मेरे नए चप्पलों के जोड़े ने गति पाई? उसने सिर खुजलाकर कहा, उस घर की उर्मी मौसी के साथ जब आप दार्जिलिंग गए थे, तो साथ ही साथ चप्पलों की जोड़ी भी गई थी। आपके लौटने के समय एक तो आपके साथ लौटी, लेकिन बाकी एक। उसका मुंह लाल उठा। मैंने उसे डांट बताई, बस चुप रहे। वहाँ से बहुत से लोग थे। चप्पल हरणहीन कार्य है, लेकिन मनुष्य का मन दुर्बल होता है। लोभ का दमन करना कठिन होता है। वह ऐसा काम कर ही डालता है। ईश्वर शायद क्षमा करते हैं, तो भी अपहरण कार्य में यदि कुछ बुद्धिमानी का परिचय दिया गया हो, तो दुष्कर्म की ग्लानि भी बहुत कुछ कम हो जाती है। लेकिन केवल एक चप्पल। दत्त, जिसने यह काम किया है, उसका नाम मैंने यथासंभव गुप्त ही रखा है। वह यदि अपनी स्वभाव सिद्ध मुखरतावश बेकार चिल्लाना शुरू कर दे, तो भंडा फोड़ हो जाएगा। जहाँ मन दुरुस्त होता है, वहीं चप्पल से को लेकर मन मुटाव निभ जाता है। चिट्ठी पाकर उर्मी स्मित हास्य के साथ जूता बुनने बैठी थी, किंतु खत्म नहीं कर सकी। काम में उसका उत्साह नहीं रह गया था। आज इस असमाप्त जूते का आविष्कार करके उसने स्थिर किया कि इसी दार्जिलिंग यात्रा के वार्षिक दिनों को वह शशांक को उपहार देगी, और कुछ एक सप्ताह बाद ही वह दिन आने वाला था। उसने गहरी लंबी सांस ली। कहाँ गए वे दिन जो हंसी से उज्जवल आकाश में हल्के पंखों पर उड़ जाया करते थे? आज होली का दिन है। मुफस्सिल काम के से आज होली खेलने में शशांक को योग देने का समय प्राप्त नहीं था। इस दिन की बात वे लोग भूल ही गए थे। उर्मी ने आज शैयागत दीदी के चरणों में अबीर चढ़ाकर प्रणाम किया। इसके बाद खोजती खोजती शशांक के ऑफिस के कमरे में जा पहुंची, जहां पर वह डेस्क पर झुका हुआ लिख रहा था। पीछे से जाकर उर्मी ने उसके सिर पर अबीर मल दी। कागज पत्र लाल हो उठे। फिर तो मतता का जोर शुरू हो गया। डेस्क पर दवात में लाल शाही थी। शशांक ने उसे उर्मी की साड़ी पर डाल दिया। हाथ पकड़कर उसी के आंचल से अबीर निकालकर उर्मी के मुंह पर मल दिया। फिर दौड़ धूप धक्का मुक्की शोरगुल। स्नान आहार का समय निकल गया। उर्मी की ऊंची हंसी के उच्छ्वास से सारा मकान मुखरित हो उठा। आखिरकार शशांक के अस्वास्थ्य की आशंका से दूध भेजकर शर्मिला ने दोनों को निर्वत किया। दिन बीत गया। रात बहुत ढल आई। पुष्पित कृष्णचूड़ा की शाखाओं को नीचे छोड़कर पूर्ण चंद्रमा अनावृत आकाश में उठाया। अचानक फागुनी हवा का झोंका झरझर शब्द करता हुआ बगिया के समस्त पेड़ पौधों पर तरंगित हो उठा। नीचे की छाया के जाल ने उसका साथ दिया। खिड़की पर उर्मी चुपचाप बैठी थी। उसे किसी तरह नींद ही नहीं आ रही थी। छाती में रक्त का हिल्लोल शांत नहीं हुआ। आम की बौर की सुगंध से मन भर उठा था। आज बसंत में माधवी लता की प्रत्येक मज्जा में फूल खिलाने की जो वेदना जागृत थी, मानो वही वेदना उर्मी की समस्त देह में को भीतर तक उत्सुक कर रही थी। पास के नहाने के घर में जाकर उसने सिर धोया, गीले तौलिए से बदन पोंछ लिया और बिस्तर पर करवट बदलते बदलते थोड़ी देर बाद स्वप्न जड़ित निद्रा से वह आविष्ट हो गई। रात को 3 बजे नींद खुली। चांद उस समय खिड़की के सामने नहीं था। घर में अंधकार, बाहर प्रकाश और छाया से जड़ित सुपारी वृक्षों की विथिका। उर्मी के वक्षस्थल को चीरकर जैसे रुलाई उमड़ आई, जो किसी प्रकार रुकना ही नहीं चाहती थी। वह तकिए से वे मुंह ढककर रोने लगी। प्राणी की यह रुलाई थी। भाषा में इसके लिए शब्द नहीं, अर्थ नहीं।
पूछने पर यह क्या बता सकती थी कहाँ से उसके देह और मन में वेदना का यह ज्वार उद्वेल हो रहा है और बहा ले जा रहा है दिन की कर्म सूची, रात की सुख निद्रा को। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो घर में धूप आ गई थी। सवेरे के काम में फाक पड़ गया। थकान की बात याद करके शर्मिला ने उसे क्षमा किया। किस बात के अनुताप से उर्मी आज अवसन थी? क्यों उसे लग रहा था उसकी हार शुरू हो गई। दीदी से आकर बोली, दीदी मैं तो तुम्हारा कोई काम कर नहीं सकती, कहो तो घर लौट जाऊं। आज तो शर्मिला यह नहीं कह सकी कि नहीं मत जा। बोली, अच्छा तू जा, तेरी पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा है, बीच बीच में जब समय मिले तब आ जाना। शशांक उस समय काम पर निकल गया था। मौका देखकर उर्मी उसी दिन घर लौट आई। शशांक उस दिन यांत्रिक चित्र खींचने का एक सेट खरीदकर घर लौटा। उर्मी को देखा, उसे यह विद्या सिखाने की बात थी। लौटकर उसे यथास्थान ना देखकर शर्मिला से आकर पूछा, अरे उर्मी कहाँ गई? शर्मिला बोली, यह उसकी पढ़ाई लिखाई में असुविधा हो रही थी इसलिए घर चली गई। अरे कुछ दिन असुविधा भोग करने के लिए तो वह तैयार होकर ही आई थी, अचानक आज असुविधा की बात कैसे उठी? बात के लहजे को से शर्मिला ने समझा कि शशांक उसी पर संदेह कर रहा है। इस विषय में कोई व्यर्थ तर्क ना करके बोली, मेरी ओर से तुम उसे बुला लाओ, निश्चय ही उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। उधर उर्मी जब अपने घर लौटकर आई तो देखा बहुत दिनों के बाद नीरद की चिट्ठी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। मारे डर के वह खोल नहीं सकी। मन ही मन जानती थी कि मेरी ओर से अपराध जमा हो गए, नियम भंग की कैफियत देने के लिए। इसके पहले दीदी की बीमारी का उल्लेख किया था, पर कुछ दिनों से वह कैफियत प्राय मिथ्या हो गई। शशांक ने विशेष रूप से जिद करके शर्मिला के लिए दिन और रात के लिए अलग अलग नर्सें नियुक्त कर दी थी। डॉक्टर के निर्देश अनुसार वे लोग रोगी के घर में आत्मीय स्वजनों का आना जाना बंद कर दिया करती है। उर्मी मन ही मन जानती थी कि नीरज दीदी की बीमारी वाली की कैफियत को बहुत बड़ी बात नहीं मानेगा, कहेगा यह बेकार की बात है, और सचमुच बेकार की ही बात है। मेरी तो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। पश्चाताप भरे मन से उसने निश्चय किया कि इस बार दोष स्वीकार करूंगी और क्षमा मांगूंगी। कहूंगी अब कोई गलती नहीं करूंगी, कभी भी नियम भंग नहीं करूंगी। चिट्ठी खोलने से पहले बहुत दिनों के बाद उसने नीरद के उसी फोटो को निकाला और मेज पर रख दिया। जानती थी इस चित्र को देखकर शशांक खूब मजाक उड़ाएगा। यूं तो भी उर्मी उसके मजाक से एकदम कुंठित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं झेपेगी। यही उसका प्रायश्चित है। दीदी के घर वह इस बात को दबा देती थी कि नीरद के साथ उसका विवाह होगा। दूसरे लोग भी इस प्रसंग को नहीं उठाते थे क्योंकि वह सभी को अप्रिय था। आज मुट्ठी बांधकर उर्मी ने स्थिर किया कि अपने सब व्यवहारों में इस प्रसंग की घोषणा वह जोर के साथ ही किया करेगी। अपनी मंगनी की अंगूठी को कुछ दिनों से उसने छिपा कर रखा था, निकाल कर आज उसे धारण किया। अंगूठी निहायत कम दाम की थी। नीरज ने अपनी ईमानदारी भरी गरीबी के गर्व से ही इस सस्ती अंगूठी का दाम हीरे से भी अधिक बढ़ा दिया था। भाव यह था, अंगूठी के दाम से मेरा दाम नहीं निश्चित होता, मेरे दाम ही से अंगूठी का दाम निश्चित होता है। इस प्रकार यथासाध्य अपना संशोधन करके उर्मी ने लिफाफा खोला। चिट्ठी पढ़कर हठात उछल पड़ी। नाचने की इच्छा हुई पर नाच का उसे अभ्यास नहीं था। बिस्तर पर सितार पड़ा हुआ था, उसे उठकर सुर बांधे बिना ही झनाझन झंकार देती हुई जो जी में आया वही बजाने लगी। ठीक इसी समय शशांक ने घर में प्रवेश किया। अरे मामला क्या है, शादी का दिन ठीक हो गया क्या? हाँ जीजा जी ठीक हो गया। अब किसी प्रकार इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या इसी से मैं शहनाई का बायना दे आऊँ और भीमचंद्र नाग के संदेश का? तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। तो क्या सब कुछ खुद ही करोगी? और लड़की का आशीर्वाद? उस आशीर्वाद का रुपया मेरे ही पॉकेट से गया है। तो मछली के तेल से ही मछली तली गई, कुछ ठीक समझ में नहीं आया। ये लो समझ लो, कहकर चिट्ठी उसके हाथ पर रख दी। पढ़कर शशांक हा हा करके हंस दिया। लिखा है, रिसर्च के जिस द्रोह कार्य में नीरद अपने आप को लगा देना चाहता है वह भारतवर्ष में संभव नहीं। इसलिए उसे अपने जीवन में एक और बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। उर्मी के साथ विवाह संबंध विच्छिन्न किए बिना अब चल नहीं सकता। एक यूरोपीय महिला उसके साथ विवाह करके उसके कार्य में आत्मनियोग करने को तैयार है, लेकिन काम तो वही है, भारतवर्ष में है हो तो और विलायत में हो तो। राजा राम बाबू ने जिस कार्य के लिए धन देना चाहा था उसका कुछ हिस्सा यहाँ लगाने में कोई अन्याय नहीं, उससे मृत व्यक्ति का सम्मान ही होगा। शशांक ने कहा, जीवित व्यक्ति को कुछ कुछ देकर यदि उस दूर देश में ही जिला रखा जा सको तो बुरा क्या है, क्योंकि यदि रुपया बंद कर दिया जाए तो भूख की ज्वाला से अधमरा होकर यहाँ दौड़ा चले आएगा। यह आशंका है। उर्मी ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारे मन में यह डर है तो रुपया तुम ही भेजना, मैं तो एक पैसा नहीं देती।
शशांक बोला, फिर से मन तो नहीं बदलेगा ना? मानिनी का अभिमान तो अटल ही बना रहेगा। यदि बदला ही तो तुम्हें इससे क्या जीजा जी? सवाल का सही जवाब दूं तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए चुप रहता हूँ। पर सोचता हूँ कि इस आदमी का गंडस्थल तो कम नहीं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं चिक। उर्मी के मन से एक बड़ा भारी बोझ उतर गया, बहुत दिनों का बोझ। छुटकारे के आनंद में वह ऐसी विहल हुई कि कुछ तय ही नहीं कर पाई कि क्या करे क्या नहीं। कामों को, अपने उस सूची को उसने फाड़ कर फेंक दिया। गली में एक भिखमंगा भीख मांग रहा था, उसकी और खिड़की से अंगूठी जोर से फेंक दी। पूछा, पेंसिल से निशान बनाई हुई उन पुस्तकों को कोई फेरी वाला क्या खरीदेगा? यदि ना खरीदे उसका क्या फलाफल होगा सुनो भला? कहीं इसमें पुराने जमाने का भूत डेरा न डाले रहे, बीच बीच में आधी रात को मेरे बिछौने के पास उंगली उठाकर खड़ा हो जाए तो? ऐसी आशंका हो तो फेरी वाले की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद खरीदूंगा। क्या खरीद कर क्या करोगे? हिंदू शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार। अच्छा, तो अब तुम घर चलो। तो फिर ठीक है, लेकिन आज तुम अपने काम पर नहीं जा सकोगे। सारा दिन? हाँ सारा दिन। तो क्या करूँगा? मोटर पर चंपत हो जाएंगे। दीदी से छुट्टी मांग लाओ तुम। ना लौट कर आऊँगी तभी दीदी से कहूँगी, उस समय मुझ पर डांट पड़ेगी सो बर्दाश्त हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी दीदी की डांट पचा लेने को तैयार हूँ। टायर यदि फट जाए तो दुखित नहीं होगा। घंटे में 45 मील की रफ्तार से 2-4 जनों को कुचलता हुआ जेल खाने तक पहुंचने में भी कोई ऐतराज नहीं, किंतु 3 बार प्रतीक्षा करो इस मोटर को रथ यात्रा को समाप्त करके तुम हमारे ही घर लौट चलोगे। चलूंगी चलूंगी चलूंगी। मोटर यात्रा के बाद दोनों भवानीपुर के घर में लौट आए, किंतु घंटे में 45 मील की रफ्तार का वेग रक्त में तब भी जारी था। वह किसी प्रकार रुकना ही नहीं चाहता था। संसार का सारा दायित्व, भय और लज्जा इस वेग के सामने विलुप्त हो गए। कई दिन तक शशांक को सारे कामकाज भूल गए। मन ही मन उसने समझा कि यह अच्छा नहीं हो रहा। कामकाज का नुकसान बहुत भारी होना भी असंभव नहीं। रात को बिस्तर पर सोए सोए वह दुश्चिंता दुर्भावनाओं को बड़ा बड़ा कर देखता, किंतु दूसरे दिन स्व अधिकार प्रमथ मेघदूत के यक्ष के समान हो जाता। एक बार शराब पीने पर उसके अनुताप को ढकने के लिए फिर से पीना पड़ता ही है।